नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है प्रतीक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल। आज के इस वीडियो में हम प्रतीक का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रतीक क्या होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, जैसे हम शब्द बोलते हैं कोई तिरंगा झंडा, तो इसमें हमें भारतीय आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। अगर हम कहें कमल का फूल, तो उसमें हमें भारतीय संस्कृति का प्रतीक महसूस होता है। इस प्रकार जब कोई वस्तु या कार्य अपने रूप, गुण या विशेषताओं के कारण या सादृश्यता यानी एक जैसा दिखने के कारण या प्रत्यक्षता के कारण किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, जाति या संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रयुक्त किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब एक ही शब्द या अप्रस्तुत या उपमान किसी संपूर्ण अर्थ संदर्भ को व्यंजित करने की शक्ति अर्जित कर लेता है, तब वह प्रतीक बन जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद भी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, तब वह प्रतीक बन जाता है। जैसे हंस और बूंद, तो हंस और बूंद है, उन्हें कबीरदास जी ने अपने साहित्य में जीवात्मा का प्रतीक माना है और सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। इस प्रकार अगर हम साहित्य में बार बार हंस व बूंद शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए करते हैं, तो हंस व बूंद जो शब्द हैं वो जीवात्मा के प्रतीक बन जाते हैं। जिस प्रकार से तिरंगा झंडा भारतीय आत्मसम्मान का प्रतीक है और कमल का फूल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो इस प्रकार ये हुआ प्रतीक का अर्थ। अब देखते हैं हम प्रतीक की विशेषताएं। प्रतीक, पहली विशेषता जो है कि प्रतीकों में रहस्य पाया जाता है, यानी जो चीज़ वास्तव में जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, उसका अर्थ है वो कुछ और होता है। दूसरी विशेषता जो है, प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रस्तुत वस्तु का नाम है। तीसरा, प्रतीकों के माध्यम से कही गई बात अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि प्रतीक तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। विद्यार्थियों, प्रतीक में उसी प्रकार से अर्थ छिपा रहता है जैसे तिलों में तेल छिपा रहता है, और प्रतीक से अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें उसे तिल की तरह पेलना पड़ता है, क्योंकि तिलों में से तेल निकालने के लिए उन्हें पेलते हैं। उसी प्रकार प्रतीक का अर्थ समझने के लिए भी हमें उस शब्द के अर्थ की गहराई तक जाना पड़ता है। प्रतीक काव्य में सौंदर्य, कल्पना शक्ति व सूक्ष्मता की सृष्टि करते हैं। प्रतीक सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बना देता है। प्रतीक देश, काल, संस्कृति व मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि तिरंगा झंडा है वो हमारे भारत देश में भारतीय आत्मसम्मान का प्रतीक है, लेकिन अन्य देशों में तिरंगा झंडा उनके आत्मसम्मान का प्रतीक नहीं है। इस प्रकार प्रतीक हैं वो किसी विशेष देश, काल या संस्कृति व उसकी मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रतीकवाद है वो साध्य अवसाना लक्षणा शब्द शक्ति का ही विकसित रूप माना गया है। प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं और बाद में रूढ़ या परंपरागत बन जाते हैं। प्रतीकों का सबसे बड़ा गुण होता है सौंदर्य के प्रति सचेष्ट ईमानदारी। कलाकार या कवि स्वानुभूति के जिन
अंशों के द्वारा सामान्य अभिव्यक्ति के प्रचलित साधनों जैसे शब्द, रेखा, ध्वनि आदि के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है, उन्हें वह प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करता है। कला जगत के सूक्ष्म सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए प्रतीक ही कार्य करते हैं। प्रतीक में सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य उपासना मूल्य होता है। प्रतीक ही अदृश्य सत्य को इंद्रिय ग्राह्य रूप में सांकेतिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ प्रतीकों की विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं प्रतीकों के भेद या प्रतीकों के प्रकार। अगर हम मुख्य रूप से चर्चा करें तो प्रतीक 5 प्रकार के माने जाते हैं। प्राकृतिक प्रतीक, जीवन व्यवहार संबंधी प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, वैज्ञानिक या शास्त्रीय प्रतीक और अंतिम है ऐतिहासिक प्रतीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक प्रतीक। प्रकृति के पदार्थ या प्राणी जो किसी भावना या विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक प्रतीक कहते हैं, जैसे रात्रि, दिवस, बसंत, चांदनी, तारे आदि। अगला है सांस्कृतिक प्रतीक। ये संस्कृति से संबंधित होते हैं। इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। संस्कार संबंधी जैसे भरतार, दुल्हन, बहुरिया, पति आदि। इस प्रकार के प्रतीक हैं वो जन्म, मरण, विवाह, उत्सव, बधाई आदि से संबंधित होते हैं। अगला है पौराणिक प्रतीक। ये प्रतीक रामायण या महाभारत आदि से संबंधित होते हैं, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण, विदुर, राम, रावण, सीता आदि। तीसरा है आध्यात्मिक प्रतीक। इनका संबंध आध्यात्मिकता से होता है, चेतना, साधना, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि। इस प्रकार से प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतीक। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक प्रतीक। ऐतिहासिक प्रतीक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति या इतिहास की घटनाएं, स्थान ऐसे होते हैं, जैसे हिटलर, नेपोलियन, नीरो, गांधी आदि। अगला है जीवन संबंधी प्रतीक। ये प्रतीक जीवन से संबंधित क्रियाकलापों व दैनिक घटनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे रस, हिमालय, तूफान, अंधेरा, उजाला, प्रकाश आदि। अगला है शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रतीक। ये किसी शास्त्र विशेष या विज्ञान से संबंधित होते हैं, जैसे लोहा, वाष्प, गति, ऊर्जा आदि। इनके अलावा भी अन्य प्रकार के प्रतीक भी होते हैं, जैसे परंपरागत प्रतीक हंस, सागर, चंद्रमा, सूर्य आदि। परंपरा मुक्त या आधुनिक प्रतीक सांप, बिच्छू, जोंक, चींटी आदि। जैसे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन ने सांप प्रतीक का बहुत ही प्रयोग किया है। व्यक्तिक प्रतीक, ये प्रतीक वो